हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के आईपीओ से संबंधित। प्राइस बैंड फिक्स हो चुका है, बस इंतज़ार है कि कब वो डेट आएगी जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिएगा, जब मैं आपको इंतज़ार की बात कर रहा हूँ तो अप्लाई तो करने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम जो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स सारा एनालिसिस करने के बाद जो है निकालेंगे कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करने में हमारे को लिस्टिंग गेन कितना आ सकता है, ये सबसे खास बात है। तो मैं केवल ना केवल इस कंपनी के बारे में आपसे बात करूँगा, बल्कि इसके अंदर कौन जो है शेयर्स को ऑफलोड कर रहा है, यानी कि जो प्रमोटर है वो कौन है, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो सब मैं आपके साथ बात करूंगा। किस तरीके की आज की डेट में नेट असेट्स वैल्यू है, कितनी पी रेशो के ऊपर ये शेयर आ रहा है, किन किन लोगों को जो शेयर्स किस भाव पर मिला है जो आज हमारे को शेयर्स दे रहे हैं, नए शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, न्यू फंड आ रहा है, नया शेयर्स आ रहे हैं या पुराने ही शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, इन सब के बारे में जो है। इसके अलावा पिछले साल के दौरान जो है कहाँ कहाँ शेयर्स किन किन लोगों को दिए गए, बाकी जो पीयर्स हैं इसके साथ जो जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं उनकी वैल्यूएशंस, इसके अलावा कितने शेयर्स टोटल अभी ऑफलोड हो रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके की लाइबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से कैसे इनकम्स इनकी ग्रो कर रही हैं, टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इसके अलावा कब ये कंपनी शुरू हुई थी, कितनी शेयर कैपिटल के साथ, इसके अलावा कौन से शेयर्स बीच में अभी ट्रांसफ़र हुए पिछले 2-3 साल के दौरान, किसने लिए, किसने खरीदे, किस भाव पर लिए, उसके अलावा जो कुछ और एग्रीमेंट्स हैं उन सारे एग्रीमेंट्स के बारे में, आज की डेट में और प्रमोटर्स के अलावा कौन शेयर होल्डर्स हैं, उसके अलावा कंपनी ने अपनी किन किन एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स देने का प्रॉमिस कर रखा है, यानी कि एक सेल परचेज एग्रीमेंट हो रखा है, क्या क्या डिविडेंड कंपनी ने अभी पिछले 2-3 साल के दौरान दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, कौन सी सब्सिडरी कंपनीज हैं, कितनी ग्रोथ की संभावना है, क्या कंपनी का बिजनेस है, इसके अलावा क्या आज की डेट में परफॉर्मेंस है, क्या करती है, उसका ब्रीफ एनालिसिस, उसके अलावा क्या डेट है जब ये अलॉटमेंट आएगी या कब हम ऑफर करेंगे। तो हम सारी की सारी बात जो है इस वीडियो के दौरान जो है करने जा रहे हैं। तो जो भी लोग इस के अंदर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं या जो भी यहाँ पर इस एनालिसिस को सुनना चाहते हैं, मैं आपको ये एक बात तो पक्का कहूँगा कि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी और आगे के चल के जो आप आईपीओ के अंदर पैसा लगाएंगे उसके अंदर काम आ सकती है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि जो कैम्स का आईपीओ है ये एक तरीके से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर है, जो म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स का काम करती है। इसके अलावा और बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो है रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र का काम करते हैं। इनके अलावा इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं वो इंश्योरेंस की जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ आप लेते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस, उनका जो बिजनेस करती हैं, जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्स करती हैं सब्सिडरी कंपनीज़ की जो अपनी खुद की हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनको जो है ये हेल्प करती है उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में, मेंटेन करने में, और इसी तरीके से जो एंसिलरी वर्क है उनको करने के लिए। तो देखिएगा, कैम्प्स जो है ये ध्यान से समझिएगा, जो इनिशियली जो प्रमोट की थी वो एनएससी ने ये कंपनी बनाई थी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। हालांकि आज इसके जो प्रमोटर की हैसियत है वो वार्बर पिनकस के पास है। वार्बर पिनकस जो है एक यूएस का प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी वर्ल्ड वाइड जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बना रखी हैं। उन फर्म्स के माध्यम से जो है एक कंपनी जो है उन्होंने बना रखी है, जो कंपनी इस शेयर्स को जो है ओन करती है, जो प्रमोटर की हैसियत से काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको वार्बर पिनकस नहीं नाम नजर आएगा, बल्कि वो कंपनी जो वार्बर पिनकस की बहुत सारी प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ने खरीद रखी है, उस कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ के लिए जो है यहाँ पे दिया। ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी सारे शेयर्स हैं प्रमोटर के पास वही ऑफलोड हो रहे हैं, नए शेयर्स जो है नहीं आ रहे हैं। ये एक सबसे अच्छी खबर है क्योंकि डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कंपनी के बारे में मैंने आपके साथ बात की, उसके बाद बात करते हैं कि कितने शेयर्स आ रहे हैं। तो देखिएगा, जो शेयर्स के नंबर हैं वो है 1824660, यानी कि 1,82,46,600 शेयर्स, यानी कि 1,82,46,600 शेयर्स। ये जो शेयर्स हैं ये शेयर्स कितना है, 37.4% ऑफ द पोस्ट ऑफर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अवर कंपनी, यानी कि जो 37.4
शेयर्स हैं, यानी कि ये जो कैपिटल है ये 37.4% है जो ऑफर की जा रही है। इसका मतलब अब ये जो ऑफर की जा रही है ये किसके द्वारा की जा रही है? ऑफर की जा रही है ग्रेट ट्रेन के द्वारा। तो ये जो ग्रेट ट्रेन है ये वास्तव में किसकी कंपनी है? ये वार्बर पिनकस जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उसकी कंपनी है, जिसके पास 2,12,24,000 शेयर्स हैं, जिसमें से वो 1,82,46,600 शेयर्स जो है वो सेल कर रहा है और बाकी शेयर्स उसके पास बच जाएंगे। तो वार्बर पिनकस जो है यहाँ पर इस कंपनी से जो है एग्जिट नहीं करेगा पूरी तरीके से, बल्कि यहाँ पर भी उसके पास एक अभी भी ओनरशिप रहेगी। तो हालांकि जो है 43.5% जो होल्डिंग उसके पास, उसमें से 37.4% होल्डिंग वो बेच देगा और बाकी होल्डिंग उसके पास रहेगी। वार्बर पिनकस की जो है एक आईपीओ और भी आने वाला है, मैं बता भी देता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स के लिए उन्होंने ड्राफ्ट पेपर्स लगा रखे हैं, वहां पर भी वार्बर पिनकस की होल्डिंग्स है। और जो लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी वार्बर पिनकस की काफी बड़ी होल्डिंग है आईडीएफसी लिमिटेड के बाद। और इसीलिए देखिएगा आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो चलता हुआ नजर आया। लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ से जो वार्बर पिनकस के पास पैसे आएंगे वो शायद इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंपनीज के अंदर लगाएंगे और फिर दोबारा से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि एक रिवर्स मर्जर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी के बीच में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा उस सुगबुगाहट के बीच वो शेयर्स के प्राइजेस भी इंप्रूव किया। देखिएगा ये हमेशा जो है लिंक जो है ट्रेडर लोग करते हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो देखिएगा आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि पहले मैनेजमेंट डिक्लाइन कर चुकी है। तो देखिए अगर रेलेवेंट न्यूज़ थी जिसका एक लिंकेज था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वार्बर पिनकस के बारे में एक रिलेशन जो बनती थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस शेयर्स की नेट एसेट्स वैल्यू क्या है। नेट एसेट्स वैल्यू का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में कीमत है। तो देखिएगा बैलेंस शीट में कीमत थी इसकी 90 रुपये, कब? 18 के अंदर, और 19 में भी यही रही थी, क्योंकि जो बाकी जो कमाई की थी वो सारा डिविडेंड के रूप में चला जाता है, तो सेम बुक वैल्यू रहती है। फिर देखिएगा वैल्यू बढ़ गई 110 रुपये 2020 के अंदर। और अभी जिस दिन ये आप एंट्री देख रहे हैं, जिस दिन आईपीओ आ रहा है, उससे पहले जो फाइनेंशियल क्लोजिंग हुई जून 30 के अंदर, तब 108 रुपये की कीमत थी। तो आप सोच रहे होगे कि मार्च 31 से यहाँ पर 108 रुपये कीमत कैसे होगी? 3 महीने तो कुछ पैसे कमाए होंगे, कुछ ईपीएस आई होगी, तो फिर कम कैसे हो गई? देखिएगा कम इसलिए हो गई कि यहाँ पर इन 3 महीने के पीरियड के दौरान काफ़ी डिविडेंड कंपनी ने बांटा, वो मैं भी आपको बताऊँगा अभी देखिएगा ये है नेट एसेट्स वैल्यू जो मैंने भी आपके साथ जो है डिस्कस की। इसके साथ साथ देखिएगा इसकी ईपीएस की भी बात करेंगे। तो जो ईपीएस है वो 2018 में थी 29.93 यानी कि 30 रुपये। उसके बाद जो है 19 में घट गई थी 26.75 और 35.57। और देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जिस सेगमेंट के अंदर काम करती है वहाँ पर 70% मार्केट शेयर इसके पास है। तो जो मार्केट शेयर होने की वजह से इसको एक एडवांटेज जो है मिलने वाला है। देखिएगा आप साइड में देख रहे हैं कि जो पी रेशो है इसकी इशू प्राइस पर कितनी होने वाली है? 35, यानी कि 35 की जो पी रेशो है वो इसको मिलने वाली है अगर इशू प्राइस के ऊपर बात करें तो। अब देखिएगा जो ग्रेट ट्रेन जिसने ये आईपीओ लेके आ रहा है, जो अपने शेयर ऑफलोड कर रहा है, इसने शेयर्स खरीदे कितने में थे? इसने कितने में शेयर खरीदे थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने शेयर खरीदे थे 686.88 686.88 इन प्राइस पे लिया था। दे कितने पे रहा है? 1230 रुपये में। इसे बोलते हैं 2 साल के अंदर पैसा लगभग डबल कर लेना, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी एक आ चुके हैं, इसलिए मैं डबल बोल रहा हूँ। तो देखिएगा ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स करते हैं, किस तरीके से एक अच्छे बिजनेस को खरीदते हैं और फिर सही मौका लगता है तो आईपीओ में उन शेयर्स को ऑफलोड करते हैं और कुछ शेयर्स बचा भी लेते हैं अपने पास। अगर आईपीओ की लिस्टिंग ऊपर प्रीमियम में होगी तो देखिएगा और पैसे बनेंगे। इसको अगर हम सीधी बात बोलें तो 5 उंगलियां घी के अंदर हैं, किसकी? ग्रेट ट्रेन की। लेकिन देखिए उन्होंने रिस्क लिया यहाँ पे, और ये जो इक्विटी खरीदी है किससे खरीदी थी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट ट्रेन ने ये इक्विटी 2 साल पहले किससे खरीदी थी। वो भी बहुत पॉपुलर नेम है जिनसे खरीदी थी। अब देखिएगा यहाँ पर कंपनी ने कोई और शेयर भी अलॉट किए हैं? हाँ किए है, 614 रुपये 70 पैसे पे, 614 रुपये 70 पैसे पे जून 16 2020 में शेयर अलॉट हुए एम्प्लॉयज़ को ईसोप के तहत। और जिन जिन एम्प्लॉयज़ को इशू किए गए हैं उनके नाम जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन एम्प्लॉयज़ को जो है शेयर्स अलॉट किए गए हैं। लेकिन प्राइस था 614.70, आईपीओ प्राइस है 1230 रुपये। ध्यान रखिएगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन एम्प्लॉयज़ को देखिए वो मेहनत करते हैं, वो कंपनी को खड़ी करते हैं, उनको ईसोप लेने का जो है पूरा हक बनता है और उनको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलती है। तो यहाँ पर मैं जो है
इसको ये मानता हूँ कि जितना डिस्काउंट होता है उसको एज पर द अकाउंटिंग हम उसको सैलरी का पार्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा जो पीयर्स हैं जहाँ पर आप इनको कंपेयर करेंगे तो देखिएगा डायरेक्ट पीयर्स तो कोई है नहीं, तो लेकिन मैं फिर भी इसके जो है पीयर्स निकालने की कोशिश की कि कौन से रेलेवेंट है। तो देखिएगा CDSL सिमिलर तरीके का बिजनेस तो मैं कहूँगा नहीं है, लेकिन सेम प्लेटफॉर्म पे IT प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सिमिलर तरीके का बिजनेस भी नहीं है, लेकिन आप पीयर्स मान सकते हैं इसको। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, HDFC AMC यानी कि जो असेट्स मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड बिजनेस है, निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट, ये सारे बिजनेसेस आप देखेंगे तो निप्पॉन देखिएगा 39 के पी पर है, HDFC AMC 38 के पी पर है, BSE का शेयर 15.36 की पी पर है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 34.78 पे है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 33.88 पे है और CDSL जो है 40.48 पे है। तो आप ये देखिएगा ये लगभग उन्हीं वैल्यूशंस पर शेयर्स का IPO लाया जा रहा है जो कि मार्केट में चल रहा है एक्सेप्ट BSE। तो BSE का शेयर जो है आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और जहाँ पर बाकी बिजनेसेस के साथ आप कंपेयर करेंगे तो सब के अंदर से अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के आसपास जो एवरेज बनता है उसी के आसपास है, यानी कि 34.6 के प्राइस के ऊपर जो है आप ये बोल सकते हैं कि इन वैल्यूशंस के ऊपर ये जो IPO आ रहा है। तो क्या बचेगा शेयर होल्डर के लिए, क्या बचेगा एप्लीकेंट के लिए, ये देखने वाली बात है। तो देखिएगा एप्लीकेंट के लिए क्या बचेगा वो मैं भी आपको वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में बताऊंगा कि क्या बचने वाला है, अप्लाई करना है नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। देखिएगा यहाँ पर ये पूरी डिटेल है, ये जो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं QIB यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कितना मिलने वाला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 90 लाख के करीब शेयर्स हैं, 90,32,050 शेयर्स उनको अलॉट होंगे। उसके बाद देखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स, इसी के अंदर एंकर इन्वेस्टर, इसी में से पैसा जा रहा है। तो देखिएगा एंकर इन्वेस्टर के साथ जो है उन्होंने पहले से ही डील कर लिया है, तो उसमें से कुछ शेयर्स वो क्या कर रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर जो है वो 5419,230 जो है पहले से ही डील कर लिए, बाकी जो है वो IPO में ले लेंगे। इसी तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड्स के साथ डील कर लिए और बाकी जो है वो बच गए जो शेयर्स हैं वो IPO में अलॉट हो जाएंगे। इसी तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशंस का जो है वो यानी कि जिसके अंदर रिटेल वाले जो इन्वेस्टर्स के अलावा HNI इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी है 27,09,615। लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा देखिएगा, यहाँ पर आपको खुशी होनी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है 63,22,435 यानी कि करीबन 63,25,000, 22,435, 63,25,000 में राउंड ऑफ कर दूं तो 63 लाख के आसपास जो शेयर्स हैं वो जो है इनको मिलने वाले हैं। अगर इसको हम देखें तो करीबन 35% हिस्सा जो है वो रिटेल के लिए मिलने वाला है। तो आपको सब्सक्रिप्शन के चांसेस अच्छे रहेंगे, हालांकि क्योंकि IPO का प्राइस ऊपर है, बड़ा वाला है, तो बहुत सारे लोग जो है अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि 200 300 400 500 रुपये के शेयर में तो अप्लाई करते हैं, 1230 रुपये पे जो है बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि चलो अप्लाई नहीं करना है। लेकिन देखिएगा अगर अभी जो लिस्टिंग होगी हैप्पीएस्ट माइंड की, क्योंकि उसके IPO के साथ साथ जो है उसकी लिस्टिंग भी हो रही है और उसके बाद रूट मोबाइल की भी हो रही है, तो अगर वहाँ पर अगर लिस्टिंग गेन आएंगे तो देखिएगा इसमें भी रुझान जो है बहुत अच्छा देखने के लिए आपको मिल सकता है। इसके बाद जो है मैं आपके साथ बात करूं कि बैलेंस शीट में किस तरीके की पोजीशन रही है। तो देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर जो इनके पास असेट्स हैं वो फाइनेंशियल असेट्स पर फोकस करिएगा, वो लगातार जो है इनकी बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 से 23 और 30 ये तो देखिएगा यहाँ पे क्वार्टर की 19 की है, ये 3 महीने की डिटेल्स है, तो ये काफ़ी अच्छी है। और इन्वेस्टमेंट की जो फिगर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इनके पास फाइनेंशियल असेट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट नेचर की ही है मोस्टली, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है बढ़ोतरी इनके पास है। और बहुत सारे जो बिजनेस है प्रॉपर्टी वगैरह में इनको कुछ करना नहीं है, एक राइट टू यूज़ है इनके पास, इंटेंजिबल राइट्स होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके पास जो असेट्स होंगी वो इंटेंजिबल होंगी, क्योंकि मोस्टली जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उनके थ्रू काम करते हैं और उसी से ये पैसा कमाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर इसी तरीके से शेयर कैपिटल के अंदर की जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 3 साल में। देखिएगा क्यों नहीं कि कंपनी अगर नए शेयर इशू करती तो ये डाइल्यूशन हो जाता, तो डाइल्यूशन नहीं किया, और अदर इक्विटी जो है लगातार प्रॉफिट की वजह से बढ़ती रही है। लेकिन साथ साथ क्या भी होता रहा है,
डिविडेंड काफ़ी अच्छा बांटा है, तो डिविडेंड के फिगर के ऊपर भी मैं आऊँगा। तो यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में हमारे को कोई ऐसा मेन इशू नहीं है, डेट है नहीं बैलेंस शीट के अंदर, डेट ना के बराबर है। तो अगर आप फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की भी बात करेंगे तो वो जो है 83 करोड़ हैं, तो वो इस बैलेंस शीट के हिसाब से हमें कुछ भी ज़्यादा जो है नहीं लगती हैं। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ का जो तो कंपोनेंट है नहीं। रेवेन्यू देखिएगा लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू जो है 18 में थे, 19 में बढ़े, उसके बाद 20 में भी बढ़े, लेकिन 20 में ग्रोथ थोड़ी कम आई। लेकिन अगर प्रॉफिट के फ्रंट पे देखेंगे तो 19 में प्रॉफिट घटे लेकिन 20 में प्रॉफिट बढ़ गए। तो 146 करोड़ से प्रॉफिट थे 2018 में, 19 में 130 करोड़ हो गए, और उसके बाद देखिएगा 173 करोड़। और अभी के जो 3 महीने हैं यानी कि अप्रैल से जून के बीच में तो करीबन 40 करोड़ का ये प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो अब ये मान के चलिएगा कि जितना पिछले साल प्रॉफिट आया था लगभग उतना ही प्रॉफिट जो है आ सकता है बड़े आराम से। उसके बाद देखिएगा जो शेयर्स हैं, ऑथराइज कैपिटल है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिएगा ये कंपनी कब शुरू हुई थी। कंपनी शुरू हुई थी 1988 के अंदर। कितने रुपए से? 2000 शेयर 10 रुपये वाले इशू किए गए थे। 20,000 रुपये से कंपनी स्टार्ट की गई थी। आप देखिएगा 20,000 रुपये से कंपनी स्टार्ट की गई थी। फिर 1989 में 8,000 शेयर और डाले गए, 10 रुपये यानी कि 80,000 रुपये और डाले गए। और उसके बाद तो मोस्टली बोनस शेयर्स हैं। उसके बाद ये कमाती रही और इसका बिजनेस बड़ा होता रहा। और फिर कुछ ही शॉप के अंदर भी शेयर्स आए। अब देखिएगा मैं जो आपके साथ बात कर रहा था कि जो प्रमोटर है उसने शेयर्स कितने रुपए में खरीदे। तो देखिएगा प्रमोटर ने शेयर खरीदे थे पहले 1,82,84,000 शेयर्स 681 रुपीज़ के हिसाब से। कौन से डेट पर? 6 सितंबर 2018 में। यानी कि वारवेरी पिनकस की जो आर्म है इंडियन टेराइन, उसने ये जो शेयर्स खरीदे वो किस रेट में खरीदे? 681.91 पे। उसके बाद उसने अप्रैल 4 2019 में भी शेयर खरीदे, लेकिन यहाँ पे भाव था 717 रुपये 80 पैसे। ये भी जो है शेयर्स जो है 6.03% होल्डिंग थी, यानी कि पहले 37.4% होल्डिंग खरीदी, फिर 6.03। हालांकि बाद वाली जो होल्डिंग है थोड़ी महंगी मिली। अब खरीदी किससे? ये सबसे खास बात है। तो देखिएगा ये होल्डिंग खरीदी इन्होंने AC सिस्टम्स, जो कि इसका प्रमोटर था। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम AC सिस्टम, फ्रॉम NSC इन्वेस्टमेंट, ये NSC इन्वेस्टमेंट की आर्म है। उसका 24,869 इक्विटी शेयर फ्रॉम HDFC लिमिटेड से खरीदे, यानी कि 24,85,000 शेयर HDFC लिमिटेड से खरीदे। 13,82,972 इक्विटी शेयर खरीदे HDFC बैंक से। और बाद में 13,24,596 खरीदे HDB ट्रस्ट, ये भी HDFC का ही आर्म है। तो HDB ट्रस्ट जो है ये भी HDFC का है। तो आप देखिएगा कितने शेयर्स इन्होंने ओपन मार्केट से जो है खरीदे। ओपन मार्केट में कौन था उस समय? ओपन मार्केट में जो प्रमोटर थे, एक तो HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और HDB, यानी कि एक HDFC ग्रुप और खुद एक NSC जो है, उससे उन्होंने ये सारे शेयर्स जो है खरीदे। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये जो शेयर्स हैं इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, यानी कि जो शेयर्स आपको बेचे जा रहे हैं उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है? तो उनकी एवरेज कॉस्ट है 681.91। तो ये एवरेज कॉस्ट है जिनको सेल किया जा रहा है हमारे को। अब देखिएगा यहाँ पर अभी कौन कौन प्रमोटर है यहाँ पे। ये प्रमोटर के बदलाव किसके? 43.50 ग्रेट ट्रेन के पास है। उसके बाद NSC देखिएगा, NSC जो है मेन प्रमोटर है और यही शेयर्स को खरीदने के लिए आपको आकर्षित करेगा। वैल्यूएशंस तो अभी ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि ये शेयर NSC का इंटरेस्ट होने की वजह से NSC के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं होगा। ये शेयर केवल BSE पर लिस्ट होगा। और इसलिए ध्यान रखिएगा, BSE के शेयर प्राइस में 2 रीजन से इंप्रूवमेंट आ रही है। ऊपर की तरफ BSE का शेयर प्राइस चल रहा है। पहला कि इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE पे होगी, तो यहाँ से उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम इस शेयर से जो भी बनेगा वो एक पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि NSC ग्रुप की एक कंपनी अगर यहाँ पर आ जाती है तो आगे चल के NSC की जब लिस्टिंग करानी है उसके लिए रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आज NSC जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, मेजोरिटी शेयर्स उसी के पास रहेंगे। अगर किसी और बड़े प्लेयर ने शेयर नहीं लिए तो इसके बाद जो है IPO के बाद जो है NSC सबसे बड़ा इन्वेस्टर होगा इस कैम्प्स के अंदर, और उसकी कंपनी जो है लिस्ट हो रही होगी कहाँ पर? BSE के अंदर। तो एक तो रास्ता खुलेगा। दूसरा BSE के खुद के शेयर के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ आ रही हैं और BSE के शेयर्स की नीचे की। तो जो BSE के शेयर होल्डर्स हैं वो ध्यान से जो है सुनिएगा कि उनके लिए बड़ा पॉजिटिव। और हमारे जो अल्फा मेंबर्स हैं उनको हमने ये जो शेयर्स है करीबन 25 दिन पहले BSE का शेयर्स हमने रिकमेंड किया था। उसके बाद जो है वहाँ से 10 से 15% जो है बड़े आराम से वो चल भी चुका है। तो ध्यान रखिएगा NSE का जो शेयर है
इसकी जो लिस्टिंग है उसका फ़ायदा BSE को इसलिए मिल रहा है, जो मैंने आज आपके साथ इस एनालिसिस के साथ भी जो है डिस्कस किया। अब देखिएगा यहाँ पर, उसके बाद देखिएगा मैंने सारे आपको बता दिए कौन कौन और जो है प्रमोटर्स हैं। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने एक जो डील कर ली है, अब डील के अंदर एक सबसे खास बात देखिएगा, अभी आप 2 दिन से खबर सुन रहे हैं सेबी के मल्टी कैप रूल्स। देखिएगा SBI का मैग्नम मल्टी कैप, यहाँ पर उसने एज ए एंकर इन्वेस्टर जो है 33,73,984 शेयर्स खरीदने का प्रॉमिस कर दिया है, राइट। तो ये देखिएगा, ये जो पहले ये जो एंकर इन्वेस्टर्स प्री IPO में जो शेयर्स खरीदे तो वो प्रॉमिस हो चुके हैं 373। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हम ये कह रहे थे कि मल्टी कैप फंड्स के अंदर वैसी सेलिंग होगी तो प्रपोर्शन अपने आप ठीक कर लेंगे, स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आएगी, तो वो सारे रास्ते यहाँ से IPO के माध्यम से भी अगले 6 महीने में जो IPO आएंगे उन IPO के अंदर जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनका पैसा ऐसे एलोकेट कर लिया जाएगा, जिसका असर आप ये सोचो कि सारा जो है हमारी स्मॉल कैप सारी कंपनीज में पड़ेगा। उनके अलावा देखिएगा इस तरीके से IPO के अंदर भी जो है मल्टी कैप फंड्स जो है पैसा लगाएंगे और वहाँ पर जो अपनी रेशो है 25-25-25 जो है बड़े आराम से जो है मैनेज कर लेंगे। और इसी तरीके से और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें SBI है का जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, SBI का जो है म्यूचुअल फंड भी है, ICICI का जो है म्यूचुअल फंड्स भी है जो इसमें लगा रहा है। उसके बाद SBI की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैंने आपको बता दिया वो भी लगा रही है। HDFC का जो बैलेंस फंड्स हैं या बाकी जो टैक्स सेवर फंड्स हैं वहाँ पर भी जो है यहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो एज ए एंकर इन्वेस्टर्स भी जो है वो खरीद रहे हैं। उसके बाद देखिएगा इस कंपनी ने क्या डिविडेंड पे किया है। मैं सबसे पहले डिविडेंड बताऊंगा। अभी IPO से जस्ट पहले इन्होंने 25 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देखिएगा स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा 25 रुपये 60 पैसे का। हालांकि ये कंपनी साल में 3 बार डिविडेंड दे रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी शेयर खरीदेगा उसको 3 बार डिविडेंड तो मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकता है। देखिएगा 18 में उसने डिविडेंड दिया 15 रुपये, 19 में दिया पहले 9 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 8 रुपये, 2020 में दिया 5 रुपये 3 रुपये 50 पैसे 3 रुपये, और 2021 वाला फाइनेंशियल यानी कि 20-21 में 3 डिविडेंड दे ही चुका है पहले ही, 7 रुपये 90 पैसे, 3 रुपये 25 पैसे, 25 रुपये 60 पैसे। आप में से बहुत सारे लोगों को देखते लगता है इन्होंने तो पहले ही पैसा निकाल लिया। मैं तभी कह रहा था कि कॉस्ट जो है ग्रेट रैंक को थोड़ी और कम पड़ रही है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो वो काफ़ी पैसा जो है वो डिविडेंड के रूप में भी ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि डिविडेंड सेम तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, क्योंकि इस साल का डिविडेंड तो इन्होंने बांट ही लिया, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक डिविडेंड और आ सकता है। ये इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके माध्यम से काम करती है। तो जो इंश्योरेंस री डिपोजिटरी सर्विसेज है उनका काम है इनके पास, जो इन्वेस्टर सर्विस लिमिटेड है जो KYC करती हैं, अकाउंट्स एग्रीगेटर का काम है, मैंने बताया था अकाउंट्स जो मेंटेन करना है उसका काम है, वो सब्सिडरी कंपनी है। सॉफ्टवेयर भी जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा जो है इनकी एक सब्सिडरी फॉरेन कंट्री के अंदर भी है जो स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसकी भी नीचे एक फेलो सब्सिडरी है। अब देखिएगा जो क्रिसिल के हिसाब से जो ग्रोथ अभी सेक्टर के अंदर रही वो 17% थी 2015 से लेके 2020 तक, और ऐसा माना जा रहा है कि 2020 से लेके 2025 तक ये ग्रोथ 15% होगी, यानी कि जितनी तेजी से पहले बिजनेस ग्रो कर रहा था उतना नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा। और ये देखिएगा कैम्स के बारे में बता जो काम करती है, मैं आप देखिएगा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ ये मैंने एक दूसरी वीडियो के अंदर कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो एक मेरी दूसरी वीडियो भी जो है इसी मैटर के ऊपर जो है डील करती है, तो उसको आप देख सकते हो। करीबन 10 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की है, तो उसमें कंपनी के बारे में और बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या करती है। तो ये जो कंपनी की वर्किंग्स हैं, अब ये देखिएगा IPO जो आ रहा है उसकी डेट क्या है। डेट है 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में IPO आ रहा है। IPO का प्राइस है 1220 से 1230 रुपये, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, तो 1230 मान के चलिए आप। तो कट ऑफ प्राइस जो है 1230 होगा। 12 शेयर के लिए मिनिमम अलॉट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 156 शेयर आएंगे। इसकी लिस्टिंग होगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को इसकी लिस्टिंग होगी। अब अगर हम ये सारी बातें ध्यान से देखें तो ये जो 37.5% होल्डिंग है इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो देखिएगा अगर ये 1.825 करोड़ शेयर्स को अगर हम 1230 से देखें तो ये जो वैल्यू बनती है ये करीबन 2244 करोड़ रुपए बनती है, 2244 करोड़ रुपीस केवल IPO की वैल्यू। और अगर हम इसको ये मानने के चले कि अगर ये IPO के प्राइस पर लिस्टिंग होगी तो कंपनी की मार्केट कैप क्या होगी, तो कंपनी की मार्केट कैप होगी करीबन 6000 करोड़ रुपए। अगर इसी वैल्यू पर देखें तो कंपनी की मार्केट कैप होगी 6000 करोड़ रुपए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कंपनी है 6000 करोड़ रुपए में बेशक से आपको PE वैल्यूएशंस पर बहुत सस्ती
नहीं लगती हो, लेकिन ये कंपनी का शेयर्स ऐसा है कि इस शेयर्स को जरूर से जरूर जो है अप्लाई करना चाहिए एक इन्वेस्टर को, क्योंकि यहाँ पर जो ये लो असेट्स मॉडल है, लाइट जो है असेट्स मॉडल है जिस बिजनेस के अंदर, और ये बिजनेस सब आईटी से रिलेटेड चल रहा है, और ये जिस बिजनेस के अंदर ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, और 70% जो मार्केट शेयर है करीबन करीबन वो इनके पास है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 69.4% जो है पूरा बिजनेस इनके पास है, पूरा मार्केट का जो शेयर है। तो यहाँ पर देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है एक दमदार जो है इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहेगा आगे फ्यूचर चल के। हो सकता है लिस्टिंग के अंदर भी हमें एक अच्छा गेन जो है मिलने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30% तक का लिस्टिंग गेन भी जो है मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो है नहीं, और इस तरीके की कंपनियां ना होने का जो एडवांटेज है, तो एक जो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन है वो मिलेगा, और एक नीश प्लेयर है अपने सेगमेंट के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनी का जो आईपीओ है किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।